नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और मेरे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे साथी रजत। रजत हमारे साथी रिपोर्टर हैं जो इस समय प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज जहां पे आज हजारों स्टूडेंट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को घेर कर बैठे हुए हैं। सुबह 10-11 बजे के आसपास शुरू हुआ प्रोटेस्ट, आज रात इस समय 11 बजे के आसपास तक चल रहा है। 10:30 पौने 11 का समय हो रहा है, 11 बज ही जाएगा कुछ देर में। और 11 बजे हुए हैं लोक सेवा आयोग के भी जो इस पूरे मुद्दे पे जवाब नहीं दे रहा है, कोई सफाई नहीं दे रहा है कि उसने बरसों से चली आ रही है परीक्षा यूपीपीसीएस की और आरओ की परीक्षा को एक पाली में कराने के बजाय 2 पारी में कराने का फैसला क्यों किया, 2 से ज्यादा पारियों में कराने का फैसला क्यों किया। रजत, इस समय प्रयागराज में स्थिति क्या है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं और दिन भर क्या माहौल रहा, थोड़ा ये बताइए। और अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बता दीजिए कम से कम थोड़ा शांत रहे, क्योंकि हल्ला बहुत है, लाइव है और क्लटर बहुत है, फ्रेम में झांकने वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं। तो आप सब कुछ का ख्याल रखते हुए हमें ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है और दिन भर क्या माहौल रहा हुआ। सर, अभी स्थिति ये है कि अभी भी हजारों में स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और जो यूपीपीसीएस का जो लोक सेवा आयोग का यहाँ पे ऑफिस है उसके बाहर आपको मैं हल्का सा राउंड करके दिखा देता हूँ कि अभी भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जो सुबह से यहाँ पे थे, कुछ लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, कुछ को कहीं से खाना आया हुआ है तो वो खाना खा रहे हैं और इनका एक ही मांग है कि एक पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इनका लगातार यही कहना है कि आयोग की तरफ से कोई आए जो इनसे बात करे, इनकी बात सुने और इन्हें कोई ठोस जवाब दे कि इस पे कार्रवाई क्या होगी। और ये देखिए भीड़ सर लगातार मेरे पीछे देखिए, अगर तो लोग बढ़ रहे हैं, लोग लगातार आ रहे हैं और आसपास के जो हॉस्टल्स हैं वहां भी जैसे किसी को फ्रेश होना है, किसी को नहाना धोना है तो कुछ देर के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं सर। और यहीं पे बैठे हुए हैं। लोक सेवा आयोग जो है रजत, वहां पे कितने गेट्स हैं उस बिल्डिंग के, और दिन में जब 10-11 बजे शुरू हुआ ये पूरा प्रोटेस्ट का मार्च, वो कैसे पैन आउट हुआ? क्या जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि लाठीचार्ज किया गया, कुछ यूट्यूबर्स पत्रकारों ने भी इस तरह के ट्वीट्स लिख दिया कि लाठीचार्ज हुआ, सच्चाई कितनी है और हुआ क्या, घटनाक्रम क्या रहा, इसको थोड़ा बताइए। जी, मैं बता देता हूँ आपको कि 11 बजे का टाइम स्टूडेंट्स ने दिया था कि 11 बजे से प्रोटेस्ट शुरू होगा और कल रात से ये लोग पैम्पलेट बांट रहे थे। तो हम लोग जब 11:15 पे पहुंचे तो छात्र धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस की मुस्तैदी थी। मेरे पीछे अगर देखेंगे तो वहीं स्टार्टिंग में बैरिकेड्स लगे हुए थे। तो शुरू में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जब एकदम से हुजूम बढ़ा है 11:30 के आसपास भीड़ एकदम से ज्यादा बढ़ गई है और उन लोगों ने कोशिश करी बैरिकेड्स तोड़कर अंदर आने की। तो उसके बाद मैंने जितना देखा कि मुझे नहीं लगा कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हाँ, रोकने की जरूर कोशिश करी और उसी का विजुअल चल रहा है। अगर आप विजुअल ध्यान से देखेंगे तो किसी भी छात्र पर लाठी पड़ते नहीं दिखेगी। डराने की कोशिश करी पुलिस। मेरी पुलिस से भी बात हुई थी। पुलिस बल मैं देखिए, हाँ, आपको वो जो कह रहे हैं उन तक बात उन्हें बात करने दे रहे हैं उन्हें। हाँ, एक मिनट मैं उन्हें ईयरपीस देता हूँ। एक सेकंड, जरा ईयरपीस दे देगा जी, इसको आप लगा दीजिए। आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है दोस्त आपको? हाँ सर, जी आ रही है, बताइए। दोस्त क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अवनीश कुमार, हाई कोर्ट एडवोकेट। अवनीश, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने आसपास के लोगों को कह दीजिए थोड़ा शांत रहे ताकि आपकी आवाज आ सके हम तक। ठीक, एकदम आ रही है सर हमारी आवाज। ठीक है, अब ये बताइए शांत रहिए भाई। दिन में क्या हुआ? दिन में सर पहले क्या हुआ कि ये लोगों ने बैरिकेटिंग पूरी लगा दी सुबह। फिर रात सुबह जब लोग 11 बजे आए तो संख्या बल कम था, तो इन्होंने 1-2 बार खदेड़ा और उसके बाद लाठी भी उठाया बच्चों को। लेकिन संजोग ऐसा है कि हुजूम लड़कों का बढ़ता चला गया और बैरिकेटिंग तोड़ दी गई। बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए जो है लोग जब ये समझ गए कि ये लाठी का बार लाठी दिखा के डराने लगे बच्चों को और दौड़ाने लगे लाठी ले लेके। कई बच्चों को 1-2 लाठियां लगी भी, ऐसा नहीं है। इन्होंने पूरा जो है कि उपयोग किया बल का। उसके बाद जब लड़के जो है कि संख्या बल बढ़ाए, बैरिकेटिंग तोड़े, उसके बाद इनको अनकंट्रोल लड़कों की संख्या लगभग 10,000 और आज भी जो है लड़के कम से कम 2 से 3,000 अभी प्रेजेंट है और आ रहे हैं बरोबर, खाना पीना खाने गए हैं और आएंगे भी।
अच्छा, और उसके बाद अवनीश भाई मुझे ये बताइए आप, मेरा नाम सिद्धांत है, आप मुझे सिद्धांत सर बोल के सिद्धांत कह के बुलाइए। ओके सर, सिद्धांत सर बोलिए। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या हैं और शिकायतें क्या हैं, मुझे ये बताइए सर। हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने 2 डेज कर दिया है परीक्षा का, इन्होंने 2 दिन का कैलेंडर निकाल दिया जल्दी में, और 2 दिन इन्होंने कहा कि हम दो दिन परीक्षा लेंगे, और उसके बाद इन्होंने एक परसेंटाइल मेथड से निकाल दिया कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और इन्होंने ये कहीं नहीं बताया कि 2 पेपर हो रहा है सीसेट। उसमें मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का सीसेट कमजोर है, वो एक दिन सीसेट का क्या नॉर्मलाइजेशन है ये नहीं बताया इन्होंने। मान लीजिए कोई बच्चा, क्योंकि वो सीसेट पास मार्किंग है केवल 33% है, अब अगर कोई लड़का फर्स्ट शिफ्ट में फेल हो गया और सेकंड शिफ्ट में होता तो पास हो जाता, उसकी ये डिस्ट्रीब्यूट पड़ा हुआ है कि हम कैसे उसको जो है कि फर्स्ट शिफ्ट में पास हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट में फेल हो जाए, सेकंड शिफ्ट में पास हो जाए फर्स्ट शिफ्ट, उसका इन्होंने क्लियरिफिकेशन या उसका क्या नॉर्मलाइजेशन है। जब वो पास मार्किंग है तो नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे। दूसरी बात, जब ये जीएस का नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इनका एक परसेंटाइल बेस मेथड है, और उसमें ना ये बताएंगे कि क्या स्कोर किसको मिलेगा, क्या नंबर किसको मिलेगा। अवनीश मुझे ये बता दीजिए जरा सा, दर्शकों को भी और अपने आप भी बता दीजिए कि इनके जो स्कोर है, इनका जो तरीका है, फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, वो तरीका क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर ये परसेंटाइल, ये इन्होंने एक परसेंटाइल मेथड दिया है, जहां तक हमने उसको कल 1-2 दिन एनालाइज किया कि ये हर शिफ्ट में 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, क्योंकि डबल पेपर लेंगे, तो हर शिफ्ट में ये सेम बच्चों को कैरी करेंगे ऊपर से जो बच्चे होंगे, उसी आधार पे ये परसेंटाइल मेथड निकालेंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में कुछ अच्छे लड़के बैठ गए 10, 15, 20, 25 हजार में, बहुत अच्छे लड़के, वो ज्यादा स्कोर गेन कर गए, और सेकंड शिफ्ट में आधे लड़के बैठेंगे 5 लाख 6 लाख लड़कों में से, उसमें कमजोर बैठ गए, वो कम गेन कर पाए। अब बताइए जो ज्यादा गेन कर पाए उनको तो लॉस हो गया ना। सेकंड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन करके आप ले जाके परसेंटाइल में 30 सेट कर देंगे, और दोनों शिफ्ट से सेम बच्चे पास करेंगे आप। ये तो है ना गड़बड़ी, आप दोनों शिफ्ट से सेम बच्चे पास करना चाह रहे हैं। और लेकिन अगर सपोज दैट अगर ये फर्स्ट शिफ्ट में अच्छे लड़के बैठ गए 50,000 40,000 स्कोर ज्यादा कर गए, उनको तो लॉस हो गया, उनका कहाँ गलती है, वो कहाँ गलत है, बेचारे मेहनत तो किए पढ़े वो, और इन्होंने क्या किया कि सेकंड शिफ्ट में ना अच्छे लड़के गए या कम गए, कौन जानता है। दूसरा खामियां इनकी ये रह गई इसमें, पहला तो रही सीसेट को लेके जो पास मार्किंग है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूट बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मैटर, और ये चाह नहीं रहे हैं कि हम परीक्षा कराएं। ये इनकी सबसे बड़ी तो डिस्ट्रीब्यूट तो मेन है जहां बच्चे अटक गए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से डिवाइडेड बाय करेंगे उसको into 100, जैसे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लेंगे उसको डिवाइड करके into 100 करेंगे तो परसेंटाइल निकल के आएगा जो उस शिफ्ट का। फिर दूसरे शिफ्ट का तो अब बोलेंगे जितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे उसको डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इनका फार्मूला है। तो ये समझ में नहीं आ रहा। अवनीश भाई आपके पास जो फार्मूला बता रहे हैं उनको अब वो ईयरपेस उनको दे दीजिए, अब उनसे बात कर रहे हैं। हेलो भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? जी सब आशीर्वाद है सर आपका। क्या नाम है आपका? जी हिमांशु त्रिपाठी। हिमांशु भाई क्या बता रहे, नॉर्मलाइजेशन कैसे करने वाले हैं ये लोग? सर नॉर्मलाइजेशन ऐसे करने वाले हैं कि 2 शिफ्ट होगा। तो पहले शिफ्ट में जो ये इनका जो फार्मूला इन्होंने दिया है, जो नोटिफिकेशन में फार्मूला निकाला है, वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने भी शामिल होंगे उनका एवरेज सम करेंगे। फिर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितना मतलब जो स्कोर हम पाएंगे उसका सम करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना स्कोर आएगा परसेंटाइल का जो बनेगा वो डेसिमल के 600 मतलब 6 डिजिट तक वो जाएगा। उसके बाद से फिर जो है क्या नाम है, वो अगर 5 से ऊपर चला गया तो उसको 0.1 में वो एक्स्ट्रा मतलब काउंट कर देंगे। तो सर ये बताइए कि अगर कोई युद्ध होता है या कोई आर्टिकल होता है, हम लोग संविधान पढ़ते हैं या हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, सर कौन सा अनुच्छेद आसान है, कौन सा अनुच्छेद कठिन है, सर ये कैसे निर्णय होगा?
या जियोग्राफी में सर हम पढ़ते हैं कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी गर्म धारा है, इसका निर्णय सर कैसे होगा? पहले शिफ्ट में सर अगर मान लीजिए 100 बच्चे बैठे, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ सिद्धांत जी, अगर 100 बच्चे बैठे, उन 100 बच्चों में से 50 बच्चे अगर ऐसे हो गए जिनको एक सामान्य सा आसान सा सवाल मान लीजिए किसी युद्ध का आंसर है वो नहीं आता है, ठीक है, और वो 50 बच्चे जो है क्या नाम है उसका आंसर दे देते हैं। वहीं सेकंड शिफ्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है वो जो सेम पैटर्न का एक युद्ध ही पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में, और 100 बच्चे उसका उत्तर दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस 50 बच्चों का जो शिफ्ट मान लिया जाएगा वो कठिन मान लिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में उनको फायदा हो जाएगा। जो दूसरे शिफ्ट में पाएंगे बच्चे और सेम चीज सेम पैटर्न पे बने क्वेश्चन पे, उनको उसका नुकसान हो जाएगा। तो सर इससे जो है क्या होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान हो जाएगा, और जो ना पढ़ने वाले जो एक संदेह बनाया जा रहा है सर, एक संदेह ये बच्चों में सर जो भ्रांति बनी हुई है, डर बना हुआ सर, डर ये बना हुआ कि पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान हो जाएगा, ना पढ़ने वाले बच्चों का फायदा भी हो सकता है। तो सर यथा स्थिति में और जो है कंफ्यूजन की स्थिति में बहुत सामंजस्यपूर्ण या कोई पारदर्शिता की स्थिति में सर आयोग भी नहीं है। आयोग खुद दुविधा की स्थिति में है, बच्चे उससे ज्यादा लेके पैनिक है। कभी मेंस पढ़ते हैं तो प्री का कंफ्यूजन हो जाता है, कभी प्री पढ़ता है कभी मेंस का हो जाता है। सर एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के तौर पर मेरी दुविधा ये है कि सर 7-8 तारीख को सर यूपी पीसीएस का एग्जाम है, फिर आप सर 13 तारीख को बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है। उत्तर प्रदेश और बिहार का एक हिंदी भाषी उत्तर भारतीय क्षेत्र का जो विद्यार्थी है सर हर क्षेत्र में जाके एग्जाम देता है, ट्रेनों में बैठ के सर कैसे कैसे जाता है। फिर उसके बाद सर 22-23 तारीख को आप जो है आरओ का एग्जाम करने जा रहे हैं। सर पहली बार आप नियमावली बनाए, पहली बार नियमावली में कहे कि पहला जो है हिंदी का पेपर 1 घंटे का अलग से होगा, जीएस का पेपर अलग से होगा। बाद में आप नोटिफिकेशन मंगा के कह रहे हैं कि नहीं सारा एग्जाम एक तरह से होगा। सर खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता ना सर, खेल शुरू होने से पहले ही खेल का नियम बदला जाता ना। और सर मैच शुरू हो जाए, मैच से पहले ये नियम होना चाहिए ना कि बारिश होने पे डकवर्थ लुईस आएगा, ये तो नोटिस में पहले से निकाल देते सर। ये डकवर्थ लुईस की तरह होगा जिसका किसी के पास कोई सर इलाज नहीं है, ना कोई किसी के पास समाधान है सर। हाँ, मतलब हम लोग की सर एक ही मांग, आपकी जो बात है भाई उसमें मुझे याद आ रहा है 7 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वेद प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाई कोर्ट का जो केस था, राजस्थान हाई कोर्ट का, जी सर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप परीक्षा के नियमों में भर्ती खत्म होने के पहले तक कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्राथमिक विज्ञापन में अगर ऐसा नियम दिया है, तो अगर नियम इसकी इजाजत नहीं देते तो आप नियमों में बदलाव नहीं कर सकते भर्ती प्रक्रिया के बीच में। जी मुझे एक चीज बताइए आप लोग, आप चाहें तो ईयरपीस जो है किसी अन्य स्टूडेंट को दीजिए, हम सबसे बात कर लेंगे ऐसे दोस्त। जी सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद, है ना भाई। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, पिछली बार आप ही से बात कर रहे थे तो आवाज चली गई थी लाइव में। लाइट नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा लाइए, थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा लाइट एडजस्ट कर दे। कोई बात सर, मेरा नाम अभिषेक पाल है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। अभिषेक भाई नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब ये बात हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध की, और सरकार कर रही है, कह रही है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एकदम सटीक है, क्या आप लोग जब से सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी रात को 11 बजे तक भी बैठे ही हुए हैं, तो क्या आप लोगों प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट से, क्या आयोग से कोई अधिकारी या कोई सरकार से कोई मंत्री नेता मिलने आया? देखिए सर, आयोग के अध्यक्ष का पता ही नहीं। हम लोग सुबह से धरना दे रहे हैं, अभी तक आयोग के अध्यक्ष दिखे नहीं है। हम लोगों को पता नहीं कहाँ है। कुछ लोग कह रहे हैं आयोग के अध्यक्ष लखनऊ गए हैं। बीच में कोई उप सचिव आए थे, उनकी तरफ से कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि कोई कमेटी बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी 7-8 तारीख को एग्जाम कराने का रहे हैं, अभी कितना दिन है, उसी में कमेटी बनाएंगे, उसी में सबको भरम में डाले में रहेंगे। बताइए हम लोग की तैयारी कैसे होगी? हम लोग क्या करें? दिसंबर में सर बिहार का पेपर है 13 दिसंबर को, और 7-8 दिसंबर को इनका पेपर है। अभी इनका कुछ निश्चित नहीं है। बताइए हम लोग तैयारी किसकी करें? 22 दिसंबर को आरओ का पेपर है। अगर सर इनको 2 ही शिफ्ट में पेपर कराना था, 2 ही दिन में कराना था, तो इसके पहले 27 अक्टूबर को पेपर शेड्यूल था, तो 27 अक्टूबर को क्यों नहीं कराए? और सर सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया, जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो रिटायर हो गए, उन्होंने एक निर्णय दिया कि विज्ञापन निकलने के बाद परीक्षा के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आयोग काम क्यों कर रहा है? अगर मान लीजिए करा ही देते एग्जाम 7-8 दिसंबर को, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लड़के, भर्ती फंसेगी। जो भर्ती जो है 6 महीना में हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 2-3 साल लगेगा। बताइए हम लोग
अभी 2-3 साल कचहरी में लड़ेंगे तो फिर पढ़ाई क्या करेंगे? हम लोग की उम्र भी तो निकल रही है सर। अच्छा ये बताइए दोस्त, अब एक छोटा सा सवाल है, छोटा सवाल लेकिन मेरे कहने के लिए है, लेकिन प्रयागराज में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, सलोरी, छोटा बगाड़ा, ये सब जो इलाके हैं, मैं उन इलाकों में थोड़ा घूमने का मुझे सौभाग्य मिला है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है स्टूडेंट्स लोग से। यूपीपीएससी और आरओ एआरओ जो परीक्षाएं हैं वो कितनी बड़ी परीक्षाएं हैं, कितने लाख स्टूडेंट हर साल बैठते हैं, और आप लोगों के लिए, आप तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये परीक्षाएं क्या महत्व रखती हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। सर यूपीपीएससी और आरओ का आपको लड़कों के अंदर पेज बता देता हूँ। यूपीपीएससी आरओ को मिला के 16 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे जो है आरओ और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपना कैमरा भेजिए, इलाहाबाद में जितनी लाइब्रेरी चल रही है पूरी लाइब्रेरी खचाखच भरी हुई है, और 90% लड़के यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं। इनका एक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये दोनों शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी की वैकेंसी 2021 में आई, अभी तक वो कंप्लीट नहीं करा पा रहे। एक आयोग हो गया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एक हो गया लखनऊ वाला अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। सर 2-3 सालों से पेट लगा दिए हैं, पेट होता है बस पेट ही हो जाता है, रह जाता है, कोई भर्ती नहीं आ रही, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा लगता है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हाँ, अब दोस्त अपने मेरे साथी रजत है वहां पे जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनको ये ईयर पीस दे दीजिए, मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। जी रजत, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये कह रहे हैं कि आयोग से कोई आया था और उन्होंने कोई आश्वस्तिपूर्ण जवाब नहीं दिया, तो क्या आयोग से कोई अधिकारी मिलने आया था और किस तरह की चीजें हुई थी, थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालिए। क्या अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया या नहीं दिया? यहाँ पे स्टूडेंट्स का, मैं उस समय मौजूद नहीं था, हालांकि स्टूडेंट्स का कहना है कि उप सचिव आए थे, उनके तरफ से एक अधिकारी आए थे और उन्होंने ये कहा है कि कमेटी बनेगी और उस पर विचाराधीन है, मगर जो डेट्स हैं और जो भी प्रोसीजर तय किया गया है उसी के तहत एग्जाम होगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा है कि कोई भी बदलाव होगा, जो उन्होंने तय प्रक्रिया करी है सर उसी के तहत एग्जाम कराने का अभी तक वो कह रहे हैं। अभी तक इसमें उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी कि हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, या इस प्रोटेस्ट पर उन्होंने कोई वैसी टिप्पणी नहीं करी। कमेटी बनाने की बात है, कमेटी बनेगी, उसमें कौन सदस्य होगा ये देखना होगा। ठीक है, और कुछ और स्टूडेंट से कनेक्ट करवाइए रजत प्लीज। जी माता। नमस्ते गुरु, क्या हाल चाल? बढ़िया सर। क्या नाम है तुम्हारा? जी शिवम शुक्ला। शिवम भाई, मेरा नाम सिद्धांत है। हाँ जी सर। यार ये बताइए, अब मैं एक सवाल पूछने वाला हूं जिसपे हो सकता है आप लोग भड़के, लेकिन ये सवाल जरूरी है। अब आयोग ने जब लोगों पूरे एग्जाम को 2 दिनों में और 2-3 पालियों में बांट दिया, तो उसने एक तर्क दिया, बोला कि साहब 19 जून 2024 को एक शासनादेश है जिसने कहा है कि एग्जाम सेंटर ऐसे होने चाहिए और एक पाली में 5 लाख लोग से ज्यादा लोग परीक्षा नहीं दे सकते। आयोग ने ऐसा कहा। अब आयोग ने जब कह दिया तो उनका कहना है कि भाई ये परीक्षा का स्तर मेंटेन करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं जिसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर इस मुद्दे को प्रयागराज या यूपी से बाहर निकाल के देखिए तो लोग सोच रहे हैं कि बाइनरी बनी हुई है। एक तरफ आयोग है जो बोल रहा है कि परीक्षा का स्तर बना रहना चाहिए, इसलिए एक पाली में 5 लाख लोग से ज्यादा स्टूडेंट दे नहीं सकते, 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा दे नहीं सकते, और एक तरफ स्टूडेंट है वो जो ये बोल रहे हैं कि आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। आप आयोग के तर्कों को कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं? सर देखिए, आयोग की तरफ से अगर चले और प्रशासन की तरफ से अगर चले तो यूपी में सर 75 जिले हैं। सर इन्होंने नोटिस दिया कि हम केवल 41 जिलों में परीक्षा कराएंगे, पहले 51 जिलों का दिया था, उसमें भी 10 जिले कम कर दिए। क्या सर बाकी 34 जिलों में डीएम नहीं है? बाकी 34 जिलों में सर प्रशासन नहीं है क्या? और
इन्होंने ये भी तर्क दिया कि हम परीक्षा केंद्र केवल 10 किलोमीटर के अंदर देंगे। सर 10 किलोमीटर बाहर उनका प्रशासन कोई काम नहीं करता, उसके बाहर सेंटर सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं सर। इतना बड़ा प्रदेश है, कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं सर प्रदेश में। सरकार देखिए मान लिया इस चीज को। अब आप इस पे क्या जवाब देंगे? 34 सेंटर है, 34 डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए 2-4 डिस्ट्रिक्ट छोटे हैं, नहीं जा सकते, आवागमन की सुविधा नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में तो सेंटर दे सकते हैं। सर यूपी पुलिस की परीक्षा हुई, अभी लीक हुआ था, उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, उसमें एक दिन में 10 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे, 5 लाख, वो कैसे हो गया? वो भी सुचारू रूप से हुआ, शुचिता से हुआ है, उसका क्या लॉजिक देंगे? ठीक है। और आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई है जो कुछ और बोल रहा है, तो उनसे भी, राइट या लेफ्ट में जो है जो कुछ बोल रहे थे, उनसे करेक्ट करवा दीजिए हमें। हाँ भाई, क्या नाम है दोस्त आपका? अरुण जी जी। कहाँ के रहने वाले अरुण आप? जौनपुर के हैं सर। हाँ, जौनपुर की, अरे गजब। मेरा नाम सिद्धांत है भाई, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। जी सर, आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है आपके सारे न्यूज करते हैं। अरे थैंक यू सर। अब हमको ये बताइए कि आप लोग जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, कब तक प्रोटेस्ट में बैठे रहने का आप लोग कब तक प्रोटेस्ट में बैठे रहने का प्लान है? सर अभी जब तक हम लोग जो मांगे हैं, पूर्व में हमारे साथी गण आपको बताए हैं, जो मांगे हैं, अनिश्चित काल तक जब तक समाधान नहीं निकालता, खाली सचिव एक जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं आके बताते नहीं तो हम लोग तब तक अनिश्चितकालीन धरना लगातार चलता रहेगा। अच्छा, आपके साथी आसपास बोल रहे हैं सचिव आए हुए हैं, सचिव आए हैं, क्या सचिव आप लोग स्टूडेंट को कहते हैं कि कोई सही के सचिव आए हुए? नहीं, सचिव वहाँ जो साथ बीच में बाहर लगती है, लेकिन लेकिन अभी कुछ सूचना मिली है, अभी वहाँ शायद आए हैं। अच्छा, फिर से बताइए अरुण जी, आपकी आवाज कटी, फिर से बताइए, आराम से बताइए, फिर से आपकी आवाज नहीं आए थे। अभी फिलहाल उप सचिव लग रहा है आए हैं, क्योंकि दिन भर हम लोग कई दफा जाते हैं, भाग दौड़ दूर रहते हैं, गिराव करते हैं, मेन गेट नंबर 1 के सचिव आते हैं तो वहाँ हम लोग दौड़ जाते हैं, पता चलता नहीं आए, सोच रहा हम लोग भीड़ होता है तो वहाँ हमला करते हैं, हम लोग दौड़ जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी लग रहा है जिस हमारे साथी का वहाँ करते हुए सचिव बात करने के लिए आए हैं, अभी ऐसा लग रहा है अभी। अच्छा, आप किस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं? आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस? फिर से बताइए अरुण, आपकी आवाज कटी। पीसीएस के हैं और इसके आरओ दोनों के हैं सर। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था, हो सकता है मेरी जानकारी गलत भी हो, किसी ने बताया था कि इस बार यूपी पीसीएस में भी कम पोस्ट आई है, हर बार से कम पोस्ट आई है इस बार, ऐसा है क्या? पोस्ट जी सर, पोस्ट तो कम है और एग्जाम नजदीक आता है, इसमें कुछ संभावना रहती है। अच्छा, कितनी पोस्ट आती है हर बार? लगभग सर 500, 600, 400 लोग अनुमान लगा रहे थे वो चुनाव है या कुछ इससे बढ़ाया जा सकता है, चुनावी लालच दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है। अच्छा, और अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पोस्ट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल अभी संभावना नहीं है, पता तो चलती रहती है जी। ठीक है, अब अरुण अपने आसपास के किसी और व्यक्ति को जो कैमरे पे ना आया हो उनको कैमरा दीजिए, थैंक यू सर, उनसे बात करते हैं। रजत, मीनवाइल कोई अगर ब्रेकिंग न्यूज हो तो आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है? आई विल बी। जी, मैंने प्रशांत को भेजा है देखने के लिए कि सचिव आए हैं कि नहीं आए, अगर आएंगे तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है भाई। क्या दोस्त नाम है आपका? नमस्ते। नमस्ते सर, शत्रुघ्न नाम है। शत्रुघ्न। अच्छा, शत्रुघ्न भाई, क्या हाल है, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। एक बात बताइए, आरओ एआरओ प्रोटेस्ट की बात तो करेंगे, लेकिन रात हो रही है, प्रयाग, हम भी बनारस के रहने वाले हैं, रात में इतना गर्मी नहीं रहता कि हाफ टी शर्ट में घूमा जाए। अरे प्रोटेस्ट करने में पसीना देख सकते हैं आप कि हमारे चेहरे पे अभी भी पसीना झलक रहा है।
कब से आए हैं प्रोटेस्ट साइट पे? कब से आए हैं? 11 बजे से आए हैं। सुबह 11 बजे से यहाँ पे बने हुए हैं आप लगातार? आप लोग कितने लोग हैं आपके साथ के? आजमगढ़ के, जौनपुर के आसपास के जिलों में कितने लोग हैं यहाँ पे? इतना वो तो नहीं पता है कि आजमगढ़ के कितने हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में लगभग 4,500 बच्चे हैं। कुछ चले गए थे फिर आ गए हैं, चले गए थे फिर आ गए हैं। अच्छा शत्रुघ्न, मुझे अगर आप पॉइंट में बता सकें कि आप लोगों की मांगे क्या है, एकदम पॉइंट में, क्लीन पॉइंट्स बताइए। क्लीन पॉइंट है कि सर जैसे कि एग्जाम होता था वैसे ही सुचारू रूप से अपना करवाए एग्जाम। इसमें हमको परसेंटाइल का और ये नॉर्मलाइजेशन का हमको कोई मैटर नहीं चाहिए। अच्छा, और बस एक दिन में एग्जाम हो, जैसा कि आप पिछली 2023 में ही आप जैसा कि सुने होंगे या फिर कहीं पे सर्च करके देखेंगे, पहले यूपी पीसीएस में ऑप्शनल भी होता था। 2023 में इन्होंने उसको भी हटा दिया, ऑप्शनल का भी मैटर हटा के हम लोग बस रिसर्च करते जा रहे हैं। हम लोग जैसे कि एक लैब होता है ना, लैब में कि डालो केमिकल और उसकी रिसर्च करो कि इसमें कुछ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वो हम लोग को बना दिया। बस रिसर्च यहाँ पे कि देखिए क्या निकलते हैं। और इसमें भी अभी हाल ही में पीसीएस का एग्जाम आया था, इसमें 50 कॉपियां बदल दी गई, जैसा कि न्यूज में भी आया था। अच्छा, हम लोग पूरा हर जगह ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है जिसमें दाखिल नहीं करवा रहे हैं और कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं करा जो सुचारू रूप से सही ढंग से हो पाए। अच्छा, मान लीजिए आयोग ने निर्णय लिया कि वो नॉर्मलाइजेशन को चालू रखेंगे और परीक्षा को एक पाली में नहीं करवाएंगे। आयोग ने मान लिया ऐसा, तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बहुत सारे धरने पे ही बैठेंगे, अनशन करेंगे या फिर यहाँ से जाएंगे नहीं। ठीक है, विचारधारा से हम लोग गांधीवादी विचारधारा से हम लोग आंदोलन करेंगे। इसमें कोई भी नहीं करेंगे, बस शांतिपूर्वक से अपना जो मांगे हैं वो रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो देश का संविधान आपको विरोध करने की और विरोध जताने की अनुमति देता है, उसका अधिकार देता है। थैंक यू शत्रुघ्न। मेरे साथी रजत को आप ईयर पीस दे दीजिए तो मैं उससे बात करूंगा कुछ देर। रजत जी बताएं। अब ये बताइए मुझे, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट साइट क्या है, वहां पे क्या माहौल रहा है दिन भर। थोड़ा सा ओवरलुक जो है ग्राउंड का वो थोड़ा दिखा दीजिए। अभी ये लेटेस्ट अपडेट ये दे देते हैं सर कि अंदर से ये बताया जा रहा है कि अभी आयोग की तरफ से कोई भी आ सकता है, क्योंकि भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये कहा जा रहा है कि आयोग से कोई आ सकता है स्टूडेंट से बात करने के लिए। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन बात करेगा, मगर क्योंकि ये कई बार हुआ है, दिन भर में कई बार ऐसे होता है कि अंदर से कोई आ रहा है, छात्र दौड़ के गेट के बाहर पहुंचते हैं, फिर वहां इंतजार करते हैं, नारे लगाते हैं, मगर कोई आता नहीं। तो वैसे ही ये कॉल है, देखना होगा, अगर कोई आता है तो मैं इन्फॉर्म करूंगा कि। और अभी का मैं माहौल आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पीछे जब से ये कॉल आई हो कि आयोग की तरफ से कोई आ रहा है, तो कोई आ गया है आयोग की ओर से शायद। ये कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं रजत की डीएम आए हैं शायद बात करने छात्रों से। हाँ, ये मैं आपको पास जाके अगर मैं पहुंच पाता हूँ, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। ये इस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और अगर पीछे दिख रहा होगा कि पुलिस बल मौजूद है यहाँ पे। परीक्षाएं होती थी, सबसे पहले हम लोग करना पड़ेगा इसलिए करते थे कि अगर कहीं पर पेपर लीक हो गया, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही हो, ये जो भी प्रतिनिधि आए हैं बात करने वो बोल जाए, अगर आपको आवाज आ रही है। हमारे छात्र छात्रियों के लिए यहाँ के लोगों ने डिमांड किया था
पेपर लीक हो जाता है तो इसके बारे में उचित प्रक्रिया अपनाई जाए, इस प्रकार की उत्तम व्यवस्था की जाए कि पेपर लीक की संभावनाओं को सुनिश्चित किया जाए। और इसमें विभिन्न परीक्षाओं के छात्रों में एक अलग एक इसमें कई बार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के नए केंद्र बनते हैं तो वहाँ से पेपर लीक होने की बहुत सारी घटनाएं हो जाती है और जिसके कारण ये परीक्षा डिले होती है। बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं उनकी ऑफर भी निकल जाती है और किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को निकल जाए उस परीक्षा परिणाम देने रजत, मैं चाहूंगा कि अभी हम इस लाइव को बंद करते हैं। आप उस ग्राउंड पे मौजूद हैं, ग्राउंड पर चीजों को ज्यादा करीब से कैमरे और माइक की मदद से और हम हमारे जो गवर्नमेंट के एडेड स्कूल है कॉलेज होते हैं उसमें किया जाएगा। और डीएम का ये बात है जो आपका पेजेस के खड़ा होगा डीएम ने बोला है कि आप लोगों से अभी आप बाहर आ जाइए, जिन्होंने कहा बनाया। डीएम का सर यही कहना है कि आप लोग चाहते थे कि शुचितापूर्ण परीक्षा हो, पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना हो, जिसकी वजह से हमने कदम उठाया है और आप लोग भी अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डीएम समझाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को कि वो वापस लौट जाएं। अब देखना होगा कि छात्र यहाँ पे रहते हैं या अगर वो प्रयागराज के डीएम हैं और प्रयागराज के डीएम ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो छात्रों को ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि शुचितापूर्ण परीक्षा हो तो शुचितापूर्ण परीक्षा का फॉर्मूला यही है कि परीक्षा 2 दिन में हो और 2 पालियों में हो या आरओ की तरह 3 पालियों में हो। बहरहाल हम इस लाइव को यहाँ रजत अगर क्लोज करें तो उसके पहले कोई एडिशनल इन्फो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? सर अभी ये देखना होगा कि डीएम के कहने के बाद क्या एक्शन होता है, क्या छात्र अपने घर वापस जाते हैं या रात भर यहीं डटे रहते हैं, क्योंकि आप भीड़ देख के अंदाजा बच्चे 1000 स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं और इस आयोग भवन के तो अलग अलग गेट्स पे तैनात है। तो अभी जब से ये कॉल गई है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है स्टूडेंट से बात करने के लिए तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है रजत, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं इस बातचीत को भी यहाँ पे रोकता हूँ। ललन टॉप की कवरेज बनी हुई है इस पूरे आरओ और यूपीपीएससी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस नई एग्जामिनेशन स्कीम के तहत, उसको लेके हमारे साथी रजत लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं। हम यहाँ से ललन टॉप के न्यूज रूम से कई सारे शोज, वीडियोस और कई सारे एक्सप्लेनर्स के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। इस लाइव में मेरे साथ मैं हूँ सिद्धांत, मेरे साथी रजत रिपोर्टर जो इसमें मौजूद हैं, जो अभी यूपी की कुछ विधानसभाओं में बाईपोल भी कवर करने आगे जाएंगे, और उनके साथ होंगे मेरे साथी प्रशांत, और इस लाइव को मैनेज करने में मदद कर रही थी हमारी साथी शिवानी। आप ललन टॉप देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।